हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर को कवर करा था A to Z। अब इस चैप्टर में आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर सारा कवर करवाऊंगी। वन बाय वन मैं आपको मैक्रो के कल तक सारे चैप्टर्स कवर करवा दूंगी, उसके बाद माइक्रो एंड देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स। हमारा चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है एट विच वन यूनिट ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। इट मीन्स कि जब हम अपनी कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं तो हमें उसके बदले में कितनी यूनिट्स एक्सचेंज करनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे $1 इज इक्वल टू ₹60। मैंने क्या करा कि $1 लेने के लिए मैंने कितने रुपीज़ एक्सचेंज करे हैं, ₹60। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड सेकेंड इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट कौन सी एक्सचेंज रेट होती है? फिक्स मतलब जो फिक्स बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स होती है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन सी एक्सचेंज रेट होती है? जो फिक्स बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको कौन डिसाइड करते हैं, जिसको कौन फिक्स करता है, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज। और जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसे कौन सेट करता है? गवर्नमेंट सेट करती है। वन बाय वन हम देखेंगे कि फिक्स एक्सचेंज रेट को कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। हमारा फर्स्ट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर भी दो सिस्टम थे। फर्स्ट वन इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड सेकंड इज़ ब्रेटन वुड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता था, ये वाला जो सिस्टम है 1920 से पहले आया था। वैसे जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो किसी भी कंट्री में एट प्रेजेंट प्रिवेल नहीं है। गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता था कि हर करेंसी को आप गोल्ड के रूप में एक्सचेंज कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे 1 UK पाउंड इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो जब हम इन दोनों के इक्वल करेंगे तो हम गोल्ड की फॉर्म में वैल्यू निकाल लेते थे। मीन्स 4 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि हमारी रेशो क्या बनेगी, 1:2 मीन्स $2। $2 किसके इक्वल हो गए, 1 UK पाउंड। और इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, मिंट बार वैल्यू। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि मिंट बार वैल्यू किसे बोलते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता था कि हर करेंसी को गोल्ड की फॉर्म में एक्सचेंज कर लेते थे। उसके बाद कौन सा सिस्टम आ गया, ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन वुड सिस्टम में क्या होता था, गोल्ड की जगह पे क्या आने लग गया, $। मतलब हमें कुछ भी चेंज एक्सचेंज करनी थी तो वो गोल्ड के बदले, गोल्ड को छोड़ के किस में एक्सचेंज करते थे, $। में एक्सचेंज करते थे। नेक्स्ट है इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आपको एग्जाम में चाहे फिक्स्ड की मेरिट्स डीमेरिट्स पूछे, चाहे फ्लेक्सिबल की मेरिट्स या डीमेरिट्स पूछे, तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अगर आपको फ्लेक्सिबल की मेरिट्स डीमेरिट्स पूछे हैं तो पहले आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक्सप्लेन करेंगे, देन उसकी मेरिट्स या डीमेरिट्स पे आएंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं फिक्स्ड की मेरिट्स या डीमेरिट्स। अब मेरिट्स का मतलब क्या है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के फ़ायदे क्या, और डीमेरिट्स का मतलब क्या है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के नुकसान क्या क्या थे। अब मेरिट्स में सबसे पहला आ गया स्टेबिलिटी। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता, जिससे क्या है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहती है। देन एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड। इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है क्योंकि ये स्टेबल है, ये कभी चेंज ही नहीं होगा, जिससे क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी हद तक एनकरेज होता था। एनकरेज मतलब ज़्यादा हो, मतलब जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा हो गया था। देन एनकरेज लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। इसको मैक्रो पॉलिसीज़ भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का मतलब है क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हमेशा फिक्स रहता है तो इसकी हेल्प से काफ़ी लंबे टाइम की पॉलिसीज़ बन सकती है। जैसे क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सचेंज रेट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं कि इसको यूज़ करके आप काफ़ी लंबे लंबे टाइम की मैक्रो इकोनॉमिक की पॉलिसीज़ बना सकते हैं। देन है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में हमारा पहला पॉइंट क्या है, ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व्स। ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व्स का मतलब क्या है कि इस एक्सचेंज रेट में आपको अगर गोल्ड में एक्सचेंज करवाना है या फिर $। में एक्सचेंज करवाना है तो आपके पास सबसे पहले ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व्स होने चाहिए, ताकि उसको आप उसके बाद ही उसमें चेंज करेंगे ना। देन ये काफ़ी आउटडेटेड सिस्टम है क्योंकि इसमें काफ़ी क्या कह सकते हैं,
ये फिक्स्ड है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। एंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल, रिस्ट्रिक्टेड मतलब एक लिमिट हो जाती थी कि आप कैपिटल मूवमेंट्स एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या था कि इंटरनेशनल रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते थे। देन है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इंपॉर्टेंट भी है, और यही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में प्रिवेल करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी, कम होगी, तो वो किसकी वजह से होती है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की वजह से, क्योंकि इसे सेट कौन करता है? डिमांड एंड सप्लाई। सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन डिटर्मिन करता है? डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो ये किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसको ऑल्सो क्या कहते हैं? फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज। अब इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसकी मेरिट्स क्या है? इसके लिए कोई भी इंटरनेशनल रिजर्व्स की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड है, इसमें कैपिटल मूवमेंट ज़्यादा होती हैं, एलोकेशन अच्छे से यूज, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनका यूज़ अच्छे से हो पाता है। बट इसके डीमेरिट्स क्या है कि इससे क्या है? मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। आप देख सकते हैं कि जो उसकी मेरिट्स है इसकी डीमेरिट्स, और जो उसकी डीमेरिट्स है इसकी मेरिट्स है। देन है कि इससे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ का क्या मतलब था कि लंबे टाइम की पॉलिसीज़ नहीं बना सकते, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। एंड डिस्करेज ट्रेड। डिस्करेज ट्रेड का मतलब है कि जैसे वो ट्रेड इनकरेज करती थी, क्योंकि उसमें पॉलिसी स्टेबल रहती थी। इससे क्या होता है कि आपका ट्रेड डिस्करेज हो जाता है, कि कम हो जाता है थोड़ा। देन एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब आपको ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या है? कि जो डिमांड का मतलब है कि हम अपनी कंट्री में किसी और करेंसी की, कोई और कंट्री की करेंसी हमें क्यों चाहिए? ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं इंडिया में हूँ, मेरे को कनाडा के डॉलर क्यों चाहिए? सबसे पहला है फॉर इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स का मतलब है कि मैंने बाहर से सामान मंगवाना है, मेरे को उसकी पेमेंट के लिए उस करेंसी की ज़रूरत है। गिफ्ट एंड ग्रांट्स के लिए ज़रूरत है, मैंने किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है इसलिए ज़रूरत है, या फिर ट्रेडिंग बाय अवर रेजिडेंट। मैं मतलब रेजिडेंट का मतलब है कि मैं इस कंट्री में रह के दूसरी कंट्री में ट्रेड कर रही हूँ, इसलिए मेरे को उस करेंसी की नीड है। एंड सप्लाई का मतलब है क्या है? कि जो बाहर वाले लोग हैं उनको इंडियन करेंसी क्यों चाहिए, मतलब हम सप्लाई क्यों कर रहे हैं। फॉर एक्सपोर्ट्स, उन्होंने अगर कोई चीज़ हमने यहाँ से भेजी है, उनके लिए क्या होगी? एक्सपोर्ट्स। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट मतलब जो फॉरेन में रह रहे हैं। एंड ट्रेडिंग बाय दी अवर रेजिडेंट एंड ट्रेडिंग बाय दी नॉन रेजिडेंट का मतलब है डिमांड इसलिए थी क्योंकि हम कर रहे हैं। इसमें क्या आ गया? ट्रेडिंग बाय नॉन रेजिडेंट मतलब उनको क्यों चाहिए हमारी इंडियन करेंसी। ठीक है, देन है डिमांड एंड सप्लाई। आपको ये पता होगा जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड बनता है, और जो सप्लाई कर्व है वो हमेशा क्या बनता है? अपवर्ड। जहाँ पे ये कट हो जाते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट में सेट हो जाती है, मतलब वहाँ पे इक्विलिब्रियम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या करा कि डिमांड इंक्रीज़ करती है। आपको ये पता है कि जब डिमांड बढ़ाते हैं तो वो अपवर्ड जाते हैं, और डिमांड कम करते हैं तो डाउनवर्ड करते हैं। सबसे पहले डिमांड, देन सप्लाई, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। जब मैंने डिमांड इंक्रीज़ करी तो ये कर्व क्या चला गया? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसके बाद हमारा नया इक्विलिब्रियम क्या बन गया? ये वाली चीज़। इट मीन्स जब डिमांड ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ एक्सचेंज भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। आपको कई बार पेपर में ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सपोज कि अगर डिमांड बढ़ गई तो रेट ऑफ एक्सचेंज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब डिमांड बढ़ जाती है तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स हमारी जो करेंसी है डेप्रिशिएट होगी। डेप्रिशिएट का मतलब क्या है कि हमारी जो करेंसी है, फॉर एग्जांपल हमने क्या करा कि करेंसी डेप्रिसिएशन होने का मतलब क्या है कि जब हम डिमांड बढ़ गई, सप्लाई से मैं डिमांड बढ़ने पर क्या है कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब इसका ऑपोजिट क्या है कि जब सप्लाई इंक्रीज़ होगी, सप्लाई इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि जब सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो सप्लाई कर्व क्या है? नीचे शिफ्ट हो जाता है। मतलब इसका मतलब है सप्लाई का बढ़ना। अगर ऊपर जाएगा तो उसका मतलब क्या है? सप्लाई का बढ़ना। जब भी किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या है कि उसके रेट ऑफ एक्सचेंज के प्राइसेस क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे। जब डिमांड बढ़ती है तो रेट ऑफ एक्सचेंज के प्राइसेस क्या होते हैं? ज़्यादा। एंड जब सप्लाई कम होती है, पहले इतने थे और अब क्या होगी? इतनी होगी, कम होगी ना, मतलब एरो नीचे आ गया। इट मीन्स इसमें क्या आ गया कि हमारी सप्लाई जब SS to SS1 होगी तो हमारी करेंसी क्या होगी? एप्रिशिएट।
देन है टू टाइप्स ऑफ मार्केट। इसमें क्या हो जाते हैं, जब एप्रिशिएट होती है तो हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और जब डेप्रिशिएट होती है तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। अब इसमें क्या है, टू टाइप्स ऑफ मार्केट, वन इज स्पॉट मार्केट एंड सेकंड इज फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में क्या फ़र्क होता है, स्पॉट में करंट ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं और फॉरवर्ड में क्या करते हैं, फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं। एंड लास्ट हमारा है मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। मैनेज सबसे पहले हमने देखा फिक्स्ड, देन फ्लेक्सिबल, देन मैनेज्ड। फिक्स्ड में जो गवर्नमेंट सेट करती है, फ्लेक्सिबल में डिमांड एंड सप्लाई, एंड देन मैनेज्ड में क्या होता है, दोनों आती है, फिक्स्ड प्लस फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड में क्या था, जो आरबीआई सेट कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि हमारी फ्लेक्सिबल से $1 इज इक्वल टू ₹60 हुआ है, बट बीच में आरबीआई ने ऑर्डर्स दे दिए कि ₹60 नहीं, हम तो ₹55 देंगे। तो मैनेज में क्या हो गया, दोनों कंबाइन हो जाती है, फ्लेक्सिबल जिससे डिमांड एंड सप्लाई से कट हो रही है, एंड फिक्स्ड में क्या आ गया, जो आरबीआई खुद सेट, आरबीआई भी अपना हिस्सा डाल रही है, तो इसको मैनेज फ्लोटिंग भी बोलते हैं और डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में से आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। ये आपको एग्जाम में इन दोनों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता ही होता है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को 4 मार्क्स के हिसाब से अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से उसकी लेंथ बना ले। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।